ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करने वाली तीसरी प्रमुख जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करने वाली दो प्रमुख मानव जनजातियां, आदिम जनजातियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहली थी पिग्मी और उसके बाद में सेमांग। इस वीडियो के माध्यम से हम भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करने वाली सकाई जनजाति का अध्ययन करेंगे। सकाई जनजाति का सबसे पहले हम अध्ययन करने से शुरुआत करते हैं इसके निवास क्षेत्र से, क्योंकि सकाई जनजाति भी भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही निवास करती है। विशेष रूप से ये भूमध्य रेखीय प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है ये हम देखेंगे। तो सकाई जनजाति दक्षिणी पूर्वी एशिया में मलया देश के वनों में सेमांग जनजाति के दक्षिण में निवास करती है। यानी कि सेमांग जनजाति है ये सकाई जनजाति के उत्तर की ओर निवास करती है, जबकि सकाई जनजाति है वो सेमांग जनजाति के दक्षिण में निवास करती है। ये दोनों जनजातियां आसपास में निवास करती है। और निश्चित रूप से जब हम इस जनजाति जहाँ ये निवास करती है, यदि उस निवास क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करती है। इसलिए समस्त भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है, जहाँ का तापमान भी उच्च रहता है, बरसात भी ज़्यादा होती है। तो निश्चित रूप से जहाँ सकाई जनजाति निवास करती है वहाँ पर भी इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है। तो जहाँ ये जनजाति निवास करती है मलया प्रदेश में, वहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु होने के कारण यहाँ का जो वर्ष भर का तापमान है वह बहुत उच्च, यानी कि 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। और तापमान उच्च होने के साथ साथ इस भाग की जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, यह भी बहुत उच्च पाई जाती है। इस कारण से यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक है। इस तरह से इस क्षेत्र की जो जलवायु है, यहाँ का जो तापमान उच्च रहता है, आर्द्रता भी उच्च रहती है, और इन दोनों वजह से यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है ये भी उच्च रहती है। इस वजह से इस क्षेत्र का जो मौसम है वह बहुत ही उमस भरा होता है। इसके अलावा इस भाग में क्योंकि तापमान अधिक होता है और बारिश भी अधिक होती है, इस कारण से इस भाग में सघन वन पाए जाते हैं और इन वनों की जो ऊंचाई है ये बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इस भाग के वनों पर बहुत सारी लताओं का विस्तार पाए जाने के कारण यहाँ सूर्य की किरणें धरातल पर आसानी से नहीं पहुँच पाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी जलवायुविक कंडीशंस है जहाँ इस प्रकार के जलवायु में सकाई जनजाति अपना जीवन यापन करती है। ये एक प्रकार की कठोर जलवायु है जहाँ ये जनजाति निवास करती है। और यहाँ जो मुख्य रूप से वन हैं, ये वन मुख्य रूप से मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये जो मलया प्रदेश है ये मानसूनी जलवायु का भी हिस्सा है। इसलिए यहाँ अधिकतर जो वनस्पति है वो वहाँ मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सकाई जनजाति के उनके शारीरिक लक्षणों की, क्योंकि सकाई जनजाति का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। इसलिए इस जाति में वे लक्षण पाए जाते हैं जिसका संबंध, शारीरिक लक्षणों का संबंध है वो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। यदि इसके त्वचा के रंग की बात करें तो सकाई जनजाति का जो त्वचा का रंग है ये काला होता है, और इसका जो सिर है वह लंबा होता है और नाक मध्यम चौड़ी होती है। जहाँ तक इसके बालों की बात करें तो इसके बाल घुंघराले काले होते हैं। तो इस तरह से इन सकाई जनजाति के शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही ये जनजाति ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित मानी जाती है। यदि हम इस जनजाति के व्यवसाय की बात करें
तो निश्चित रूप से जितने भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निवास करने वाली आदिम जनजातियां हैं, उनके सारे व्यवसाय वो आदिम प्रकार के हैं। या तो वो पशुपालन करते हैं, पशुपालन तो बहुत कम करते, या तो वो शिकार करते हैं और या फिर वो जंगली वस्तुओं का एकत्रीकरण करते हैं। ये दो मुख्य व्यवसाय है, आखेट और जंगली वस्तुओं का एकत्रीकरण। तो निश्चित रूप से सकाई जनजाति का मुख्य व्यवसाय भी यही है, वन्य पदार्थों को एकत्रित करना और वहाँ जितने जंगली जानवर पाए जाते हैं उनका शिकार करना है। ये लोग वनों से कंदमूल, फल फूल इत्यादि एकत्रित करते हैं, अपन करते हैं। सकाई लोग इस कंद मूल फल फूल एकत्रित करने के अलावा ये स्थानीय स्तर पर मछलियों को पकड़ने का काम भी करते हैं और इसके अलावा ये इस क्षेत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे पशुओं का भी शिकार करते हैं। इसके अलावा सकाई जनजाति है, ये लोग इसके निवास क्षेत्र के आसपास में पाए जाने वाले किसानों, निवास करने वाले किसानों के साथ में भी इसके संबंध पाए जाते हैं तथा ये अपने द्वारा एकत्रित किए गए वन्य पदार्थों को इन समीपवर्ती किसानों को सौंप करके उनसे खाद्यान्न या अनाज प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये लोग हैं, ये वस्तु विनिमय के द्वारा अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज इन समीपवर्ती किसानों से प्राप्त करते हैं सकाई जनजाति के लोग। यदि हम बात करें सकाई जनजाति के प्रमुख औजार या उपकरणों की, तो निश्चित रूप से ये आदिम जनजाति होने के कारण इनके पास में आधुनिक उपकरणों का अभाव है और ये परंपरागत उपकरणों का ही वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। यहाँ एक मुख्य तथ्य यह है कि सकाई जनजाति के लोग हैं, ये शिकार करने के लिए धनुष और बाण का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये शिकार करने के लिए एक विशेष प्रकार की बांस से निर्मित फूंक नली का इस्तेमाल करते हैं। इस फूंक नली की विशेषता यह है कि ये नली 3 से 4 मीटर तक लंबी होती है और इस फूंक नली के मध्य से होकर के ये शिकार करने के लिए तीर फेंकते हैं और इस जो तीर है, इस तीर का अगला भाग नुकीला और विषाक्त होता है और जैसे ही ये जानवर को लगता है तो जानवर की मौत हो जाती है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ही अपने शिकार के लिए परंपरागत उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, एक फूंक नली, और इस फूंक नली के माध्यम से ये तीर चलाते हैं और इनके द्वारा धनुष और बाण का अमूमन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस प्रकार से यदि हम कहें कि सकाई जनजाति के लोग हैं, इनके जो उपकरण हैं, जो शिकार करने के उपकरण हैं, वे धनुष बाण की तुलना में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हैं और जो फूंक नली के द्वारा जो तीर चलाते हैं ये भी इतने प्रभावशाली नहीं माने जाते हैं। अब यदि हम बात करें सकाई जनजाति के भोजन की, तो निश्चित रूप से मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका जो मुख्य व्यवसाय है ये है जंगली वस्तुओं को एकत्रित करना और इसके अलावा मछलियों को पकड़ना तथा जंगली जीवों का शिकार करना स्थानीय स्तर पर। तो यही उनका मुख्य भोजन भी है। यदि हम सकाई जो जनजाति है, ये मुख्य रूप से शाकाहारी है, लेकिन जब इनके लिए खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में या वन्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो ये स्थानीय स्तर पर मछलियों को भी पकड़ते हैं और पशुओं का शिकार भी करते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से जंगलों से जो एकत्रित किए गए विभिन्न प्रकार के वन्य उत्पाद है, जिसमें कंदमूल, फल फूल इत्यादि एकत्रित करते हैं और यही उनका जो मुख्य भोजन है। इसके अलावा इन वन्य उत्पादों के अलावा ये लोग स्थानीय स्तर पर तालाबों में या जो पानी है उनमें मछलियों का भी शिकार करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं और शिकार के द्वारा वन्य जीवों को मार करके ये मांस भी प्राप्त करते हैं।
कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो सकाई जनजाति के लोग हैं, ये भोजन को पका करके भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं, दोनों तरीके से ये अपना भोजन करते हैं सकाई जनजाति के लोग। अब यदि हम बात करें इनके वस्त्रों की तो निश्चित रूप से ये जिन इलाकों में निवास करते हैं, जिस प्रकार की ये जलवायु में निवास करते हैं, वहाँ की जलवायु है वो मुख्य रूप से उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु होने के कारण यहाँ वस्त्र पहनने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जो अधिकतर आदिम जनजातियाँ निवास करती है, ये समस्त आदिम जनजातियाँ बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वो इस तरह से हैं, उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु है जो अधिक वस्त्र पहनने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसलिए पिग्मी, सेमांग की तरह सकाई के जनजाति के लोग भी इस भूमध्य रेखीय प्रदेश उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु में निवास करने के कारण बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, या उन्हें इस जलवायु के कारण बहुत कम वस्त्रों की आवश्यकता होती है। यदि ये वस्त्र पहनते भी है तो बहुत ही परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। वहाँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वृक्षों की शाल और वृक्षों के पत्ते और लताओं के द्वारा निर्मित जो रस्सियाँ हैं, इनके द्वारा निर्मित जो वस्त्र है, ये कमर के निचले हिस्से में ये मुख्य रूप से इस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं। तो इनके जो वस्त्र है वो भी प्रकृति द्वारा उपलब्ध करवाए गए संसाधनों पर ही उपलब्ध है, और निश्चित रूप से ये पूरा उनका जो वस्त्र है ये रॉ मटेरियल पर आधारित है। अब यदि हम इनके आवास की बात करें तो सकाई जनजाति के जो लोग हैं ये अमूमन इन घास फूस और बांस और ताड़ के पत्तों से निर्मित झोंपड़ियों में निवास करते हैं, और इनकी जो झोंपड़ियां हैं ये आयताकार प्रकार की होती है। यहाँ इनकी एक खासियत ये है कि ये जो जब झोंपड़ियाँ बनाते हैं तो ये धरातल से कुछ ऊपर उठा करके इन झोंपड़ियों का निर्माण करते हैं, और ऊपर उठाने के लिए ये मुख्य रूप से बांस के लट्ठों का प्रयोग करते हैं। धरातल से ऊपर उठाने का मुख्य कारण यह है कि इस इलाके की आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हिंसक जानवर भी पाए जाते हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग अपनी झोंपड़ियों को धरातल से ऊपर उठा करके बनाते हैं। इसके अलावा सकाई जनजाति के जो लोग हैं ये अपनी कभी कभार अपनी झोंपड़ियों को पेड़ों के ऊपर भी बनाते हैं, ताकि उन्हें झोंपड़ियाँ बनाने में तनों का सहारा मिल सके, और वहाँ जो हिंसक जानवर है, जीव जंतु है, उनसे भी उनकी रक्षा हो सके। तो ये उनके आवास जो पूर्णतः परंपरागत प्रकार के हैं और वैसे ही हैं जैसे अन्य जो विषुवत-रेखीय प्रदेश में जनजातियाँ निवास करती है, उसी तरीके के इनके भी आवास हैं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से विषुवत-रेखीय प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख आदिम मानव प्रजाति सकाई जनजाति के बारे में, उनके आवास स्थान, उनके जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ की जलवायु, उनके वस्त्र, उनके भोजन और उनकी झोपड़ियाँ, उनके व्यवहार इत्यादि के बारे में इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश की। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको सकाई जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।